अब थोड़ी सी बात हम संतत फलनों के बीजगणित पर बात कर देते हैं। संतत फलनों का बीजगणित क्या है? यानी बीजगणित का मतलब ये हुआ कि दो फलन, अगर दो वास्तविक फलन f और g अगर किसी बिंदु किसी वास्तविक संख्या c के लिए संतत हैं, तो ये प्रमेय ये कहता है कि उनका योग, उनका अंतर, उनका गुणनफल और उनका भागफल तीनों c पर, इस बिंदु c पर संतत होते हैं। और भागफल के लिए ये होना चाहिए कि हर में gc का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर gc का मान शून्य हो जाएगा तो ये जो परिमेय फलन है, यानी जो भागफल फलन होगा, वो परिभाषित ही नहीं होगा। तो ये बात हम किसी एक को लेकर सिद्ध करते हैं, इस f प्लस g को। यानी अगर f और g दो वास्तविक फलन हैं और जो कि किसी वास्तविक संख्या c पर संतत हैं, तो उनका योग भी c पर संतत होगा। इसका अगर हम उपपत्ति इसकी देखते हैं पहले वाले की, तो कैसे कर सकते हैं कि x इक्वल टू c पर इस फलन का जो सीमांत मान होगा, लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ f प्लस g ऑफ x, दो फलनों के योगफल का अगर हम सीमांत मान ज्ञात करते हैं, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c, यानी दो फलनों के योग का जो मान होगा वो सिंपली होगा fx प्लस gx, इस तरह से होगा। अब जब हम इसकी दो फलनों के योग की सीमा ज्ञात करते हैं तो उनके अलग अलग सीमाओं के इक्वल होता है, लिमिट x टेंडिंग टू c fx प्लस लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ gx। अब क्योंकि ये फलन जो f फलन है वो c पर संतत है, इसलिए c पर इस फलन fx का सीमांत मान fc होगा और इस फलन gx का c पर जो सीमांत मान होगा वो gc के इक्वल होगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f प्लस जी इंटू f प्लस जी ऑफ c। तो यही हमें चाहिए था कि इस f प्लस जी का जो सीमांत मान है उस f प्लस जी पर s प्लस जी का c पर मान के बराबर है। यानी c पर f प्लस जी का सीमांत मान c पर f प्लस जी के मान के बराबर है। इसलिए ये हुआ, इसलिए फलन f प्लस जी जो फलन है वो इन दो फलनों f और g का योगफल है। इसलिए f प्लस जी बिंदु या वास्तविक संख्या c पर कहें या बिंदु c पर संतत है। ये जो सिद्ध करने वाली बात थी। आप व्यवहारिक रूप से याद रखिए कि अगर दो फलन f और g किसी बिंदु पर संतत है तो उनका योगफल, उनका अंतर, उनका गुणनफल और उनका भागफल में प्रोवाइडेड gc इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फलन जो है इनके योगफल, उनके अंतर और उनके गुणनफल, उनके भागफल भी बिंदु c पर संतत होंगे। तो इससे एक बात और आती है कि दो फलनों का जो संयोजित फलन है वो भी, अगर f और g दो फलन हैं जो कि किसी बिंदु c पर संतत हैं, तो उनका संयोजित फलन भी उस बिंदु पर संतत होता है। इस बात को थोड़ा सा एक कर दें। ये परिमेय दूसरा परिमेय है, ये परिमेय दूसरा है। वो ये कहता है कि यदि f और g दो फलन किसी बिंदु c पर संतत हैं, इसको लिख लें, यदि f और g बिंदु c पर संतत हैं तो f ऑपरेशन g फलन भी x इक्वल टू c पर संतत होगा। ये एक परिमेय है। ये कहता है, इस का हम उपयोग करेंगे कि अगर दो फलन f और g किसी बिंदु c पर संतत हैं तो f ऑपरेशन g भी, यानी उनका संयोजित फलन f ऑपरेशन g भी बिंदु c पर संतत होता है। तो हम देखते हैं, पहले हम एक फलन sin x को देखते हैं। किसी जो साइन फलन है वो अपने प्रांत में संतत है, इसको हम पहले सिद्ध करते हैं। दिखाइए y इक्वल टू साइन x या fx इक्वल टू साइन x कहते हैं, fx इक्वल टू साइन x संतत फलन है। हल कैसे करेंगे? अब संतत फलन का मतलब हमें दिखाना है कि sin x फलन जो है अपने प्रांत में सतत है। sin x फलन का प्रांत क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हम लेते हैं, माना x इक्वल टू c कोई वास्तविक संख्या, यानी इसके प्रांत में हमने कोई एक व्यापक वास्तविक संख्या ले ली। x इक्वल टू c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक
संख्या है। तो सी पर, सी कोई वास्तविक संख्या है, ये जो फलन है वो कई वास्तविक संख्याओं पर टर्निंग पॉइंट होता है इसका। हम देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम ये देखते हैं कि ये फिर से पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव हो जाता है। तो कई टर्निंग पॉइंट हैं। सी एक जनरल वास्तविक संख्या मैं ले लेता हूँ, मान लिया जो इसका टर्निंग पॉइंट है। एक्स करो सी कोई वास्तविक संख्या है, तो एक्स इक्वल टू सी पर इसकी लेफ्ट हैंड निकालते हैं, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एस टेंड्स टू 0 साइन ऑफ सी माइनस, यानी एफ ऑफ, पहले एफ ऑफ सी माइनस एच ऑफ सी माइनस एच इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0। अब क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स था, तो एफ ऑफ सी माइनस एच इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ सी माइनस एच। अब इसको खोल देते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस बी से इसे खोल देते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब लिमिट एस टेंड्स टू 0 इसे माइनस में लगा देते हैं, दिस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, एस का मान रख लेते हैं इसमें, तो साइन सी कॉस 0 माइनस कॉस सी साइन 0। तो साइन 0 का मान तो 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा साइन सी इंटू 1 माइनस 1 इंटू कॉस सी इंटू 0। तो कॉस सी इंटू 0 0 हो गया, साइन सी इंटू 1 इक्वल टू साइन सी हो गया। यानी सी पर के लेफ्ट साइड में इस फलन का सीमांत मान आया साइन सी। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं सी पर, तो राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ सी प्लस एच। अब साइन ए प्लस बी से इसको खोल देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब एच इक्वल टू 0 रख देते हैं यहाँ पर, साइन सी कॉस 0 प्लस कॉस सी साइन 0, फिर से साइन 0 0 हो गया और कॉस 0 इक्वल टू 1 हुआ, ये भी आया साइन सी। और एफ ऑफ सी बराबर भी हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ सी। तो x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ सी के बराबर है, इसलिए फलन सी पर संतत है। यानी हमने कोई एक व्यापक वास्तविक संख्या सी ली, तो इस प्रकार से सी के प्रत्येक मान के लिए ये फलन जो है संतत होगा। अतः एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। ये तो ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स संतत फलन है। अब अगर हमारे पास सवाल ये आ जाता है कि दूसरा सवाल कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर फलन है। अब ये दो फलनों का संयोजित फलन है, कंपोजिट फलन है, एक साइन फलन है, एक एक्स स्क्वायर फलन है। तो इस फलन को सतत दिखाने के लिए, इसकी सततता की जांच करने के लिए हम इस फलन को एक संयोजित फलन के रूप में लिखेंगे, जो अभी हमने प्रमेय कहा कि f और g अगर बिंदु c पर संतत फलन है तो उनका संयोजित फलन f ऑपरेशन g भी c पर संतत होगा। इसकी हम बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो फलनों को अलग अलग ले लेते हैं हम। साइन x एक फलन है और एक्स स्क्वायर एक फलन है। अगर साइन x और एक्स स्क्वायर दोनों सतत फलन है तो साइन एक्स स्क्वायर भी सतत होगा। अब इसको लेंगे कैसे हम संयोजित फलन के रूप में? मान लेते हैं एक को s ले लेते हैं, माना एच एक्स इक्वल टू हमारे पास जाएगा एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाए साइन ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो g ऑफ एच एक्स अगर हम करते हैं, g ऑपरेशन ऑफ h ऑफ x अगर हम कहते हैं तो हो जाएगा g ऑफ एच एक्स बराबर हो जाएगा साइन ऑफ g का मतलब है साइन फलन, साइन ऑफ एच एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। और यही था
एफ एक्स। इसे जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जो फलन एफ एक्स है वो इन फलनों जी और एच का संयोजित फलन है। एच एक्स एक बहुपदी फलन है, जी एक्स एक साइन फलन है जो हमने अभी सिद्ध किया, ये सतत फलन है। तो हम इसमें कैसे तर्क करेंगे, यहाँ एफ एक्स बराबर जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स है तथा जी एक्स व जी व एच फलन संतत फलन है, अतः जी ऑपरेशन एच अथवा इसको एक्स कह देता हूं, जी ऑपरेशन ऑफ एक्स अथवा एफ एक्स, क्योंकि जी ऑपरेशन एफ जो है एफ एक्स के इक्वल है जो हमने अभी सिद्ध किया है पर, अतः जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स अथवा एफ एक्स भी एक संतत फलन है। इस प्रकार से हम इसको सरल करेंगे। इसी प्रकार से अगर हमें दिखाना हो कि tan x फलन को हमें दिखाना है कि tan x फलन संतत है अथवा नहीं है, तो एक उदाहरण ये देखें कि tan x फलन है, एफ एक्स इक्वल टू tan x फलन है, tan x। तो tan x फलन को मैं लिख सकता था कि sin x अपॉन cos x। अब sin x एक सतत फलन है, जैसे हमने cos x फलन को यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी पूछा जाता है कि cos x दिखाई कि एफ एक्स को cos x संतत फलन है, बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे साइन फलन है। तो साइन फलन भी सतत है, cos फलन भी सतत है। अब दो सतत फलनों का भागफल सदैव एक सतत फलन होता है, ये हम लिखेंगे। यहाँ sin x एक सतत फलन है या संतत फलन है, cos x एक संतत फलन है, अतः एफ एक्स इक्वल टू tan x भी संतत फलन है जब, लेकिन एक चीज ये देखना होगा कि ये जो tan x फलन है या cos x जब 0 है तो ये फलन तब परिभाषित नहीं होगा जब x इज नॉट इक्वल टू, यानी हम ये जानते हैं कि cos फलन 0 कहाँ पर हो जाता है जब x का मान ये π/2, 3π/2, 5π/2 इस प्रकार से, यानी π/2 का विषम गुणांक अगर होता है x इक्वल टू 2n+1 विषम गुणांक और π/2, ये नहीं होना चाहिए। जब x का मान π/2 का विषम गुणांक नहीं है तो cos x 0 नहीं होगा। तो उन सभी बिंदुओं पर sin x एक अपॉन cos x जो है सतत फलन होगा, इसलिए tan x भी एक सतत फलन होगा। तो tan x काम की सततता की जांच ऐसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई फलन ऐसे है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ये फलन है। इस फलन की सततता की जांच करो, अगर हम कहते हैं दिखाए कि ये फलन सतत है, तो इसको भी हम दो फलनों, यहाँ पर दो फलनों के संयोजन के रूप में इसको हम लिख लेते हैं। तो ये जी एक्स एक फलन हमें ले लेते हैं, एक है मॉड फंक्शन, एक उसके अंदर एक फलन और है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। तो हम ये कह लेते हैं कि एच एक्स जो फलन है, अंदर वाला जो फलन है, उसको ले लेते हैं 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, और जो जी एक्स फलन है वो हमारे पास मान लिया मॉड ऑफ एक्स है। तो जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा। संयोजित फलन की यही परिभाषा है, दैट इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू ये है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, और दिस इक्वल टू, और जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एक्स का मॉड हो जाता है, यानी इस पूरे का मॉड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। यही हमारे पास एफ एक्स है, दैट इक्वल टू एफ एक्स हो गया। इसलिए हमने दिखाया कि एफ एक्स इक्वल टू हमने दिखाया जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स। तो हम ये जान रहे हैं यहाँ पर कि जो एच एक्स फलन है वो दो फलनों, एक तो ये बीजगणितीय फलन हमारे बहुपदी फलन है 1 माइनस एक्स, और एक है ये मापांक फलन। तो मापांक फलन भी अपने प्रांत में सतत होता है और बहुपदी फलन भी अपने प्रांत में सतत होता है, तो इसलिए 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स सतत होगा। तो इसलिए
और gx जो है फिर से मापांक फलन हो गया, hx भी सतत फलन है, gx भी सतत फलन है, इसलिए g ऑपरेशन h ऑफ x सतत है, इसलिए fx भी सतत होगा। तो हम इसको ऐसे कहेंगे, hx एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, क्योंकि 1 माइनस एक्स बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, और मॉड ऑफ एक्स यानी जो मापांक फलन है मॉड ऑफ एक्स भी संतत है। इसलिए 1 माइनस एक्स यानी एक ये बहुपदी फलन था जो सतत है, अपने प्रांत में सदैव सतत होता है, और एक मापांक फलन है वो भी अपने प्रांत में सतत होता है। इसलिए दो सतत फलनों का है, इसलिए 1 माइनस एक्स मॉड एक्स भी संतत फलन होगा। तो इसे हमने दिखा दिया कि hx एक संतत फलन है, तथा gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x जो संतत फलन है, जो संतत फलन है। इसलिए g ऑपरेशन h ऑफ x यानी दो संतत फलनों का संयोजित फलन भी एक संतत फलन होगा, ये भी एक संतत फलन होगा। इसलिए g ऑपरेशन h ऑफ x क्या है, वही तो fx था, इसलिए fx एक संतत फलन है। तो ये हुआ हमारे पास सततता पर जो हमारे पास अभ्यास था 5.1, उस पर जो अलग अलग तरह के सवाल थे, उसकी प्रश्नावली, उसके उदाहरण पे जो अलग अलग प्रकार के सवाल थे वो हमने हल करे। अगर यहाँ किसी सवाल में कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए, टेलीफोनिकली बताइए, या अपने जब आप वीडियो देखते हैं इसमें कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं फिर से उसको करने का प्रयास करूँगा। अगले वीडियो में अब हम अवकलनीयता कैसे निकालते हैं, किसी फलन की डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता क्या है, और किसी फलन का अवकलज कैसे प्राप्त करते हैं, इस पर सवाल करेंगे।